बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बलाघूर्ण यानी टॉर्क, जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोणीय त्वरण एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बलाघूर्ण का काम गुणन गति में वही होता है जो बल का होता है। अब प्रश्न उठता है बल का क्या कार्य होता है रेखीय गति में। तो रेखीय गति में जो बल कार्य करता है उसका कार्य होता है किसी वस्तु में वेग को बढ़ाना या घटाना, यानी वेग परिवर्तन करना। और वेग परिवर्तन मतलब होता है उसमें एक रेखीय त्वरण उत्पन्न करना। गुणन गति में जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो तो उसमें बलाघूर्ण जब लगाया जाता है तो उसका कोणीय वेग में परिवर्तन होता है और उसमें फिर कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो गुणन गति में बलाघूर्ण का कार्य वही है जो रेखीय गति में बल का होता है। और जो जड़त्वाघूर्ण है, जड़त्वाघूर्ण रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान करता है, रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान करता है, गुणन गति में वो काम जड़त्वाघूर्ण करता है, यानी उसका रिप्लेसमेंट है समझो द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण गुणन गति में जब कोई किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो। ठीक है। और कोणीय त्वरण, ये तो आप जानते हैं, कोणीय त्वरण मतलब होता है जब कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग रिलेशन जो निकालने जा रहे हैं वो रिलेशन को निकालना है टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करना बहुत आसान है, कैसे करते हैं जरा आइए तो देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि माना एक कोई पिंड है, किसी भी आकृति का पिंड ले, माने कोई एक पिंड है, वो पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। ये मान लेते हैं हमारा घूर्णन अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया? घूर्णन अक्ष, जिसके परितः ये पिंड घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? नियत कोणीय वेग से घूम रहा है माना, यानी उस पर अभी कोई बलाघूर्ण नहीं लगा है। नियत कोणीय वेग घूमने से मतलब क्या, उसका जो कोणीय वेग है वो नियत है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कोणीय वेग में कोई चेंज नहीं हुआ तो कोणीय त्वरण कितना होगा? जीरो। कोणीय वेग परिवर्तन के दर को ही हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं। तो अगर हमने पहले क्या मान लिया, कोई पिंड है वो किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग से घूम रहा है। जब हम इस पर बलाघूर्ण लगाते हैं, जब बलाघूर्ण लगाएंगे तो कोणीय वेग परिवर्तन होगा, कोणीय वेग परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग क्या भाषा हम लोग लिखेंगे, देखो इसमें माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से चक्कर लगा रहा है। अभी कोणीय वेग कैसा है? नियत है। जब तक कोई बलाघूर्ण लगा तो नियत कोणीय वेग होगा। अगर ये भी लिख सकते हैं पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब रुका हुआ है। ठीक है ना, रुका है तब भी कोणीय त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, कोणीय वेग जीरो है तो कोणीय त्वरण भी जीरो होगा। लेकिन हम ये मान के यहाँ चलना है कि पिंड रुका नहीं, कैसे चक्कर लगा रहा है? नियत कोणीय वेग चक्कर लगा रहा है। उसको कोणीय वेग का मान भी हमने लिख दिया ओमेगा। जब इस पर एक बलाघूर्ण लगाते हैं तो बलाघूर्ण लगाएंगे तो क्या क्या होगा? उसमें कोणीय वेग में परिवर्तन होगा, कोणीय वेग बढ़ेगा या तो घटेगा। तो जब हम बलाघूर्ण लगाया तो उसका कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ। जब कोणीय परिवर्तन होगा तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो इसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब जरा ये तो हमने मान लिया है पिंड के बारे में। अगर पिंड चूंकि बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, तो उस कणों के द्रव्यमान हम मान लेते हैं, एक कण का द्रव्यमान मान लिया m1 है, जिसकी गुणन से दूरी है r1। दूसरा कण और ले सकते हैं हम लोग m2 सॉरी, और उसकी दूरी है r2। तीसरा कण हम लोग ले सकते हैं जिसका द्रव्यमान है m3, गुणन से दूरी है r3। ऐसे करके इसमें जितने भी कण हैं उन सभी कणों को क्रम से हम नाम दे देंगे और उनकी गुणन से दूरियां भी हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे करके m5, m6 एंड जितने जितने भी असंख्य कण हैं उन सब की दूरियां और उसके मास हमने ऐसे लिख दिए। उनमें से अभी एक कण की बात करेंगे। कण तो बहुत सारे हैं,
उसमें से एक कण की बात करेंगे। पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 तथा इसकी घूर्णन से दूरी है r1। तो इस कण का रेखीय त्वरण कितना होगा? अगर भाई अगर कोणीय त्वरण अगर है तो इसका मतलब रेखीय त्वरण भी होगा। तो देखो कितना होगा, ये रिलेशन को पता है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। रेखीय त्वरण कैसे लिखते हैं हम लोग? a से a इक्वल टू लिखा जा सकता है, a इक्वल टू होता है r अल्फा। रिलेशन याद है ना? रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है? a इक्वल टू r अल्फा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन का डेरिवेशन हम लोग अलग से कर चुके हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो एक कण की बात कर रहे हैं तो एक कण पर कितना रेखीय त्वरण होगा वो मान लगा दीजिए सफिक्स में, और दूरी कितनी है उसकी? r1। अल्फा के नीचे हम 1 लगाएं, अल्फा के नीचे 1 लगाए जो इसलिए नहीं है क्योंकि सभी कणों का जो रेखीय जो कोणीय त्वरण होगा वो सबका नियत होगा, सबका एक ही होगा। एक कण का जो इस कण की बात कर रहे हैं, जो पहले वाले कण m1 द्रव्यमान है जिसका, तो उस कण पिंड का जो पिंड का कोणीय त्वरण तो अल्फा मान चुका है, पिंड पर कितना बल उत्पन्न हो जाता है? अल्फा। अब देखिए अगर जब पिंड पर बल लगाएंगे तो उस पर उसका वेग बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक कण का वेग बढ़ जाएगा, एक कण का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगर पिंड पर बल लगाएंगे तो सभी कणों का वेग, क्योंकि सब पिंड के जो कण है वो सब इसी में है, तो अगर हम बल लगाएंगे यानी बलाघूर्ण लगाएंगे तो जितना इस कण का वेग बढ़ेगा उतना इस कण का वेग बढ़ेगा, उतना इस कण का वेग बढ़ेगा, उतना इस कण का वेग बढ़ेगा, यानी सभी कणों का वेग जो है वो सबका एक साथ बढ़ेगा। अब एक साथ बढ़ेगा तो सबका कोणीय तो जो त्वरण होगा वो नियत होगा, यानी समान होगा। नियत मतलब समान, जितना एक कण का होगा उतना दूसरे का, उसमें तीसरे कण का, चौथे कण का, ऐसे सभी कणों का होगा। जितना एक कण इस कोण से घूमेगा दूसरा कण भी उतने ही कोण से घूमेगा, तीसरा कण भी उतने कोण से घूमेगा। तो जब सभी का जो कोणीय विस्थापन सेम तो कोणीय वेग भी सेम होगा कि नहीं? जो कोणीय वेग सबका सेम अगर आएगा तो सबका कोणीय त्वरण भी सेम आएगा। बात समझ आ रही है ना? यानी कोणीय वेग परिवर्तन जितना एक कण का होगा उतना ही तो सभी कणों का होगा। ऐसा तो नहीं कि एक कण ज्यादा तेज घूम गया हो या ज्यादा एंगल से घूम गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मान के चलना है कि सबका जो सभी कणों का जो कोणीय त्वरण होगा वो सबका अल्फा ही होगा जो पिंड का है। तो ये एक कण की बात हम लोग कर लिया। अब इसका मतलब रेखीय त्वरण उत्पन्न हुआ है। अब रेखीय त्वरण सबके अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि दूरियां सबके अलग अलग हैं। अल्फा तो सबका सेम है पर दूरियां सबके अलग अलग होने के कारण उसका रेखीय जो त्वरण होगा वो सबका अलग अलग होगा। जब रेखीय त्वरण उत्पन्न हुआ इसका मतलब है कि इस पर बल जरूर लगा होगा। तो बल कितना कार्य कर रहा होगा ये जरा देखना है। तो इस कण पर कार्य करने वाला बल कितना होगा इसको ले लेते हैं F1। बल भी अलग अलग होगा। क्यों होगा? F बराबर होता है ma, m1 और a1। भाई सभी कणों का द्रव्यमान अलग अलग, उसका रेखीय त्वरण भी अलग अलग, तो बल भी सब में अलग अलग लगेगा। बलाघूर्ण तो सब में सेम लगेगा लेकिन बल जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। इस कण पर कार्य करना बल इतना हो जाएगा, जरा यहाँ पर वैल्यू लगा दो अल्फा की, a की वैल्यू, तो F1 कितना हो जाएगा? m1 a1 की जगह आपको रखना है r1 अल्फा। ये निकाल लिया हम लोगों ने। इस कण पर इतना बल कार्य करेगा तो इस बल का अब जरा हमको आघूर्ण निकालना है। तो बल का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? बल गुणते उस बल की दूरी कितनी है। यानी मान लो इस कण पर कितना बल लग रहा है, मान लिया बल कितना लग रहा है F1, इस बल की दूरी कितनी होगी उसका गुणा कराएंगे तभी बल आघूर्ण निकलेगा। तो जरा निकालो फिर। इस बल का घूर्णन अक्ष की परितः, इस बल का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, इसके परितः आघूर्ण कितना हो जाएगा?
टाउ वन मान लेते हैं, टाउ वन बराबर हो जाएगा F1 इंटू R1 हो जाएगा। जो बल निकाला है कण के लिए, एक कण की बात हो रही, बाकी जो कण है अभी उसकी कोई बात नहीं है। तो इस बल का गुणन h के प्रत्यय आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ वन बराबर F इंटू आर होता है, तो F1 इंटू R1। जरा F1 की वैल्यू ऊपर से लगा दो, तो टाउ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 R1, ठीक है। ये तो F1 R1 अल्फा भी हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो गई, F1 की वैल्यू यहां लगा दी हमने, M1 R1 अल्फा और इंटू R1 ही पहले से। कितना हो गया, कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलो नोट करो पहले, फिर आगे बताते हैं। इसकी भाषा आपको किस प्रकार से लिखनी है, बहुत समराइज करके इसकी लैंग्वेज बनाई है हमने। इसको नोट्स आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अंदर इसी पे और आगे बढ़ो तो टाउ वन का मान कितना लिखा जा सकता है, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, कितना लिख सकते हैं। ये तो हमने एक कण के लिए इसका बल आघूर्ण निकाल लिया, ठीक है। जब एक कण निकाल, इसी प्रकार से अन्य कणों को निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। जब एक कण के लिए निकाल लिया हमने, तो जब दूसरे कण के लिए, तीसरे कण, चौथे कण के लिए निकालो तो क्या निकलेगा, इसी सीक्वेंस में लिख लो। इसी प्रकार अन्य कणों की बल आघूर्ण, इसी प्रकार अन्य कणों पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, इसी प्रकार अन्य कणों पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, मान ले टाउ टू। दूसरे कण की बात करें हम लोग, तो दूसरे कण की बात कितनी हो जाएगी, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। अल्फा तो सबका सेम रहेगा, सिर्फ दूरी और मास चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अल्फा तो सभी कणों का सेम, जितना एक कण घूमेगा उतना ही दूसरा कण घूमेगा, तो अल्फा सबका सेम। इसी प्रकार तीसरा कण की बात करेंगे तो टाउ 3 हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर अल्फा। चौथे कण की बात करेंगे हम लोग M4 R4 का स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। जितने भी कण हैं सबका हम जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। एक कण का निकाल लिया, बाकी सबका इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, जिनके द्रव्यमान M1 M2 M3 और दूरी R1 R2 R3 है, तो सबका निकाल लिया आगे से। फिर कुल बल आघूर्ण कितना होगा, हमको निकालना कुल बल आघूर्ण। हमने एक एक कण का बल आघूर्ण निकालेंगे और सबको फिर जोड़ देंगे। क्या करें, सबको जोड़ दें फिर। तो पिंड पर कार्य करने वाला कुल बल आघूर्ण, पिंड प्रकार का कुल बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ बराबर सबको जोड़ेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस एंड सो ऑन। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 वैल्यू लगा दो, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा M4 R4 स्क्वायर अल्फा प्लस एंड सो ऑन। इसमें तो कॉमन भी आ रहा है कुछ चीजें, अल्फा कॉमन निकालो, क्या बचेगा अंदर, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3
R3 स्क्वायर M3 स्क्वायर प्लस M4 R⁴ R4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है, ये जो देखो ये जो दिख रहा है M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है सिग्मा MR स्क्वायर। सबको जोड़ को हम लोग सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, तो सिग्मा MR स्क्वायर लिखा जा सकता है। जड़ तो आगमन की डेफिनेशन हम लोग शुद्ध पढ़ चुके हैं, इनटू अल्फा। ये जो सिग्मा MR स्क्वायर होता है, एक कण का द्रव्यमान उसकी गुणनफल से दूरी के वर्ग का गुणा कर देते हैं तो उस कण का जड़त्व आघूर्ण निकल आता है। सिग्मा लगा है, इसका मतलब है कि सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण का योग हो गया। जब योग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पिंड का टोटल जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया वो निकल आएगा। तो टाउ बराबर हम इसका लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए क्या हो जाएगा आई और अल्फा। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, ये रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया। इसको इस बार लिखा जा सकता है क्योंकि सिग्मा MR स्क्वायर इक्वल टू होता है आई। आई मतलब जड़त्व आघूर्ण। इस प्रकार से रिलेशन हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, कोई दिक्कत। तो ऐसे हम लोग एक कण में निकालेंगे, उसके बाद इसी प्रकार से अन्य कणों पर भी जड़त्व आघूर्ण में निकाल लेंगे और बल आघूर्ण का मान निकाल लेंगे और सबको फिर जोड़ देंगे। तो इस ऐसे इसको कर लीजिए, बहुत आसान है ये, लेकिन एग्जाम जिससे महत्वपूर्ण भी है, इसको नोट कर लें। और आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।